तो आज हम पड़ताल करने वाले हैं समस्तीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों की। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन जीता, बल्कि ये भी कि अब वहां के लोगों को असल में चाहिए क्या। तो आज हम वोटों की गिनती के साथ साथ उन वोटों के पीछे छिपे संदेश और जनता की उम्मीदों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, चुनावी नतीजे सिर्फ नंबर तो होते नहीं हैं, वो जनता की आवाज होते हैं। और हमारा काम है उस आवाज को सुनना और ये समझना कि आंकड़ों की इस कहानी का समस्तीपुर के भविष्य के लिए असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की श्रीमती अश्वमेध देवी ने समस्तीपुर सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने अपने सबसे करीबी जो उम्मीदवार थे आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उनको 13,875 वोटों के अंतर से हराया है। पहली नजर में तो ये एक बड़ी और निर्णायक जीत लगती है। हाँ, कागज पर तो ये एक साफ जनादेश दिखता है। 13,875 वोटों का अंतर काफी सम्मानजनक है। लेकिन अगर हम कुल वोटों को देखें, जो लगभग 2 लाख के पास थे, तो ये अंतर बनता है करीब 7% का। अब इसे कोई एक तरफा लहर कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये निश्चित रूप से एक मजबूत संकेत है कि जेडीयू का जो वोटर बेस था वो एकजुट रहा और उन्होंने अपने उम्मीदवार पर पूरा भरोसा जताया। ये मामूली बढ़त नहीं है, ये एक ठोस जीत है। चलिए, इसी बात को और समझने के लिए थोड़ा नंबरों में और गहरे उतरते हैं। तो कुल वोट पड़े थे लगभग 1,98,865। इसमें से जैसा हमने बताया अश्वमेध देवी को मिले 95,728 वोट, जो कि कुल वोटों का लगभग 48.1% है। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग हर 2 में से 1 वोट उनके पक्ष में गया। और उनके प्रतिद्वंद्वी अख्तरुल इस्लाम शाहीन को 81,853 वोट मिले, यानी करीब 41.2%। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम इन दोनों के वोट शेयर को जोड़ दें तो ये लगभग 89.3% हो जाता है। इसका मतलब है कि समस्तीपुर में पड़े 10 में से 9 वोट सिर्फ इन 2 उम्मीदवारों में बट गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ 2 खेमों के बीच सिमट कर रह गया था, मतलब जेडीयू बनाम आरजेडी। बिल्कुल, एनडीए बनाम महागठबंधन। और ये सिर्फ समस्तीपुर की कहानी नहीं है, ये उस बड़े पैटर्न को दिखाता है जहां बिहार में वोटर अब राष्ट्रीय गठबंधनों के आधार पर बहुत साफ साफ बट रहे हैं। जो छोटे दल या वोट कटवा उम्मीदवार होते हैं उनका असर लगातार कम होता जा रहा। इसके मतलब क्या निकलते हैं? देखिए, इसके 2 मतलब हैं। एक कि मतदाताओं के लिए शायद विकल्प कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि इससे सरकार बनाने वाले दल की जवाबदेही और साफ हो जाती है। आपको ये बहाना नहीं बना सकता कि हमें तो पूरा बहुमत ही नहीं मिला, या जो फैसला है वो बिल्कुल साफ है। ये बात तब और भी साफ हो जाती है जब हम तीसरे और चौथे नंबर के उम्मीदवारों को देखते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार चेतना झाम को मिले हैं 6,193 वोट, यानी सिर्फ 3.1%, और जन स्वराज पार्टी के मनोज कुमार सिंह को मिले 4,938 वोट, जो लगभग 2.5% है। दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार के बीच लगभग 75,000 वोटों का फासला है। ये तो बहुत बड़ी खाई है। बहुत बड़ी। इन आंकड़ों से तो यही लगता है कि बाकी उम्मीदवार बस अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मैदान में थे, वो मुकाबले में कहीं थे ही नहीं। लेकिन जब मैं ये नंबर देख रहा था तो एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा जो इन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। क्या? तीसरे और चौथे नंबर के उम्मीदवारों के लगभग बराबर ही वोट एक और विकल्प को मिले हैं, और वो है नोटा। अच्छा, नोटा। हाँ, इनमें से कोई नहीं। नोटा को 4,527 वोट मिले हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि जितने वोट एक नई पार्टी को मिल रहे हैं उतने ही लोग कह रहे हैं कि हमें तो कोई पसंद ही नहीं है। ये अजीब है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। ये आज के लोकतंत्र की एक बड़ी सच्चाई को दिखाता है। 4,500 से ज्यादा वोट, जो कुल वोटों का 2.3% है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। जब नोटा को कई रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों से ज्यादा वोट मिलते हैं तो ये 2 बातें बताता है। पहली, कि वोटरों का एक वर्ग या तो नाराज है या मौजूदा विकल्पों से निराश है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वोट डालने भी आते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उम्मीदवार अपने लायक नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि ये राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है, एक संदेश है कि आप वोटरों को हल्के में नहीं ले सकते। ये संख्या पार्टियों को सोचने पर मजबूर करती है कि वो जमीन से कितना कटे हुए हैं। ये लोकतंत्र में एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली आवाज है।
और इस खामोश आवाज के सामने बाकी दलों की आवाज तो बिल्कुल ही दब गई। हमारे पास जो लिस्ट है उसमें आम आदमी पार्टी के राजन कुमार को 1715 वोट मिले, 1% भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी के विनय कुमार राम को तो सिर्फ 591 वोट मिले। द प्लूरल्स पार्टी, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, इन सबका वोट शेयर 0.5% से भी कम है। इससे वही बात साबित होती है जो हमने शुरू में कही थी। ये चुनाव गठबंधनों की बड़ी लड़ाई बन गया था। वोटर ने या तो एक बड़े गठबंधन को चुना या दूसरे को। बीच का कोई रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। और अब इसी वजह से जो भी जिम्मेदारी है वो सीधे तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार और उनकी पार्टी पर है, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही फोकस्ड जनादेश मिला है। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जेडीयू को एक मजबूत जनादेश मिला है। लेकिन जनादेश सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं होता, ये जनता की उम्मीदों का एक पुलिंदा भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि समस्तीपुर के लोगों ने ये वोट देते हुए असल में मांगा क्या है? हाँ, क्योंकि हर वोट के पीछे एक उम्मीद होती है, और इस बार समस्तीपुर की उम्मीदों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी और स्पष्ट है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है बुनियादी ढांचे को लेकर, खासकर बेहतर सड़कों की। और ये मांग सिर्फ शहर से नहीं, गांव से भी आ रही है। लोग चाहते हैं कि मेन रोड ही नहीं, उनके मोहल्ले और गांव की गलियां भी ठीक हों। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सड़कें किसी भी इलाके के विकास की लाइफलाइन होती हैं। अच्छी सड़कों का मतलब है बेहतर व्यापार, स्कूल, अस्पताल तक आसान पहुंच और कुल मिलाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ये सिर्फ गड्ढे भरने की मांग नहीं है, ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की एक इच्छा है। और इसी से जुड़ी भी दूसरी मांग है नागरिक सुविधाओं के, पानी की सप्लाई और सीवेज सिस्टम का एक पक्का समाधान। एक ऐसी समस्या है जो सीधे लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। और देखिए, सड़क और पानी की मांग ये भी दिखाती है कि समस्तीपुर एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। जब आबादी बढ़ती है, शहरीकरण होता है, तो ये समस्याएं सबसे पहले खड़ी होती हैं। ये इस बात का संकेत है कि शहर को अब 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। बिल्कुल। और जब शहर बढ़ता है तो युवाओं की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। तीसरी और शायद सबसे अहम मांग युवाओं और रोजगार से जुड़ी है। लोग चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बने, स्किल ट्रेनिंग सेंटर खुलें, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए बाहर न जाना पड़े। ये मुद्दा तो सिर्फ समस्तीपुर का नहीं, पूरे बिहार का है। अब एक विधायक से ये उम्मीद करना कि वो अकेले फैक्ट्रियां लगा देंगी, शायद ठीक न हो, लेकिन वो ऐसा माहौल जरूर बना सकती हैं जिससे निवेश आए, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। स्किल ट्रेनिंग सेंटर इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद दो और बड़ी उम्मीदें हैं। चौथी है सामाजिक सेवाओं को बेहतर बनाना, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा। लोग चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों, स्कूलों की हालत सुधरे। और पांचवी प्रमुख मांग है शहरी प्रबंधन में सुधार। शहर का जो बढ़ता ट्रैफिक जाम है और बाजारों की अव्यवस्था, उसे ठीक किया जाए। अगर हम इन पांचों मांगों को एक साथ देखें, सड़क, पानी, नौकरी, स्वास्थ्य और एक व्यवस्थित शहर, तो ये कोई हवाई मांगे नहीं हैं। ये एक बेहतर जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी मांगें शहरी और अर्धशहरी विकास से जुड़ी हैं। ये दिखाता है कि समस्तीपुर अब सिर्फ एक ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा, ये एक एस्पिरेशनल जनादेश है। ये सिर्फ समस्याओं को हल करने का नहीं, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज की इस पूरी चर्चा के 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, अश्वमेध देवी की जीत एक ठोस और स्पष्ट जनादेश है। दूसरी, ये चुनाव पूरी तरह से 2 ध्रुवीय था, जिसमें छोटे दलों के लिए कोई जगह नहीं बची। और तीसरी, जनता की तरफ से विकास के लिए एक बहुत ही साफ एजेंडा सामने रखा गया है। और ये सब कुछ एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर आके खत्म होता है। आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ और कौन जीता, लेकिन असली कहानी तो अब कैसे में सामने आएगी कि एक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि इन 5 बड़ी और कभी-कभी एक दूसरे से टकराने वाली विकास प्राथमिकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप एक दूसरे से टकराने वाली क्यों कह रही हैं? ये तो सभी जरूरी काम है। जरूरी बिल्कुल है, लेकिन संसाधन तो सीमित होते हैं। यहीं पर असली राजनीति और शासन की परीक्षा होती है। मिसाल के तौर पर, क्या शहर के अंदर एक नया फ्लाईओवर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक सुधरे, या फिर उतने ही पैसे से ग्रामीण इलाकों में 10 नई सड़कें बनाई जाएंगी? क्या युवाओं के लिए एक बड़ा स्किल सेंटर बनाना प्राथमिकता होगी, या शहर की पुरानी पानी की पाइपलाइनों को बदलना? ये मुश्किल फैसले हैं। बिल्कुल, आप एक ही समय में सब कुछ नहीं कर सकते। चुनाव के नंबर हमें बताते हैं कि प्रयास करने की शक्ति किसके पास है,
लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि उस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है और समस्तीपुर के लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। असली काम तो अब शुरू हुआ है।